मैं कल शहर जा रहा हूँ काम से। अली ने चोर नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं जानती हूँ अली कि तुम अपनी अम्मी की जिद पर लड़की देखने जा रहे हो। आंसुओं से भीगी आंखों ने उस जालिम इंसान की तरफ देखा। हाँ, अम्मी जी का कहना है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लिए एक लड़की देख लूँ, ताकि मंगनी करके वापस जा सकूं। कैसी है वह लड़की? अली ने कहा, जरूर खूबसूरत होगी, दौलतमंद भी होगी, है ना। कई शिकवे उसके मासूम लबों पर दम तोड़ने लगे। पता नहीं हया अहमद, मैंने आज तक उसे देखा नहीं है। फिर जब तुमको पसंद आ जाए तो मुझे उसकी एक तस्वीर लाकर जरूर दिखाना। तुम्हारी पसंद की लड़की को मैं भी देख लूंगी। अली भीगी आंखों से उसने जबरदस्ती कहा लगाया। सुनो अली, फरहा मुगल को जानते हो? सेकंड ईयर में पढ़ती है वह। नहीं, हाँ वह। अरे हाँ, मैं नहीं जानता। अली गड़बड़ा गया। लेकिन वह तो कह रही थी कि उनके तुम्हारी फैमिली से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अरे याद आया, वह तो हमारे घर के करीब ही रहती है। लहजे में हकलाहट आ गई। हया ने एक लंबी आह भरी। याद है अली, आज से 3 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि हमारा एक छोटा सा घर होगा, उसके आंगन में हजारों फूल खिलेंगे। क्या वह ख्वाब सच हो गया? क्या इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं थी? इसका अंजाम अगर इतना भयानक था तो तुमने मुझे ऐसा ख्वाब क्यों दिखाया? क्यों मुझसे बदला लेने पर तुले हो? कौन सा जुर्म किया था मैंने? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था मैंने, जो तुम मुझसे मेरे सब्र की इंतहा पूछ रहे हो? बेहिस इंसान, इतना तो एहसास कर लो कि मैं तुम्हारी पहली ना सही पर मोहब्बत तो हूँ। सब्र का बंधन टूटा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। देखा हया अहमद, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। ना तुम मेरी बहन से दोस्ती करती, ना अम्मी को पता होता, ना ही हमारे बीच ऐसी दीवार आती। मैं मानता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैंने जिसको चाहा है वह तुम हो, लेकिन मैं अब मजबूर हूँ, तुमको नहीं अपना सकता। ये सब तुम्हारे किए की सजा है। जिस लड़के ने घाट घाट का पानी पिया हो वह भला किसी को क्या चाह सकता है? तुम्हारे ही तो अल्फाज हैं ना कि यहाँ अपने मुल्क में तो एक एक घंटे फोन पर बातें करते रहो, कुछ काम नहीं बनता। क्या चाहते हो तुम यहाँ की लड़की से? हया की आवाज तेज हो गई। धीरे बोलो हया, हम होटल में बैठे हैं, पब्लिक का ही ख्याल कर लो। काश अली, मैंने तुमसे मोहब्बत ना की होती। काश इतना सुन लो अली कि तुम्हें दुनिया में नबीला, फरहा और नीली जैसी खूबसूरत लड़कियां मिल जाएगी, मगर मेरा ये दावा है कि तुम्हें दुनिया में अब कभी भी हया अहमद नहीं मिलेगी। इतनी चाहत कि तुम हकदार भी ना थे। ना जाने जिस वक्त मैंने तुमसे मोहब्बत की थी उस वक्त दुनिया के और अच्छे अच्छे लड़के कहाँ जा मारे थे। बस एक तुम ही रह गए थे मेरी सच्ची मोहब्बत के लिए। वह यह अल्फाज कहते ही अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा कर रो दी। फिर वह उठ खड़ी हुई और बोली, अब हम शायद कभी ना मिल पाए। जब दो प्यार करने वालों के बीच मजबूरियां आने लगती है तो वह मोहब्बत मोहब्बत नहीं वक्त गुजारी बन जाती है। ये कहती हुई वह आगे बढ़ गई। सुनो हया, क्या अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? अली ने तेज कदमों से चलते हुए उससे सवाल किया तो वह उसे तंजया नजरों से देखकर रह गई। हम और तुम बस इस होटल के अंदर तक ही दोस्त थे। इस होटल से बाहर जैसे और बहुत से अजनबी हैं, मेरे वैसे ही तुम भी होंगे। तो क्या तुम शादी कर लोगी? इतनी बेवफा निकलोगी? अली के लबों का शिकवा, उसका दिल जला गया। तुम्हारे ख्याल में अली में भी 99% लड़कियों की तरह सारी जिंदगी एक बेवफा के नाम पर बैठी रहूंगी, या जहर खाकर मर जाऊंगी? नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ जो ऐसा कोई काम करूं। मैं जीऊंगी हंसी खुशी, क्योंकि यह जिंदगी तो खुदा की नेमत है। फिर मैं क्यों ना मौज करूं? अगर तुम शादी कर लोगे तो मैं भी तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठूंगी। मैं आज के दौर की लड़की हूँ जो अपनी मंजिल खुद चुनती है। गुड बाय। बाहर भीड़ वाली सड़क पर भी वह अपने आप को तन्हा महसूस करने लगी। बहुत सी सोचों ने उसका घेराव का डाला तो घबरा कर उसने अपनी बिखरी सोचों को झटका और सामने से आते हुए रिक्शा को रोक लिया। हया बड़ी देर कर दी बाजार में। क्या बाजार के बहाने अली से मिलने चली गई थी? आलिया भाभी ने तंज से पूछा तो उसकी जान निकल गई। उसके अंदर तक कड़वाहट उतर गई
और वह कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली गई। अली, यह किस मोड़ पर छोड़कर चले गए हो? अली, कम से कम वापसी का रास्ता ही दिखा जाते। मैं तो तपती धूप में खड़ी रह गई। कहाँ जाऊं? अपने सारे रास्ते खुद मैंने तुम्हारे साथ चलते हुए जला दिए थे, क्योंकि मुझे गुमान भी ना था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम मुझे वापस चलने के लिए भेज दोगे। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो मेरा है, जो मैंने तुमको अपने मन के मंदिर का देवता समझ लिया। हाँ, मुझे याद है अली, मैं एमए की स्टूडेंट थी, लेकिन मैं मगरूर तो न थी। हाँ, बल्कि अपने माँ बाप के एक हादसे में गुजर जाने पर बस अपने खोल में बंद हो गई थी। फिर अचानक तुम मुझे मिल गए और मैं बहुत हद तक अपने गमों से निकलकर दुनिया की भीड़ में शामिल हो गई। एक काश मुझे उस चीज का पता होता कि मुझे उस गम की अथाह गहराइयों से निकालने वाला बस वक्ती गम गुसार है। फिर वह दुख गम को मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाकर चला जाएगा। तो मैं क्यों कल तुम्हारा हाथ थामती? और देख लो जरा, तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत ने मुझे इतना हौसला दिया कि मैंने रईस अहमद का प्रपोजल ठुकराने की वजह भाभी को ये कह दी कि मैं अपने लिए जिंदगी का बेहतरीन हमसफर अली को चुन चुकी हूँ। और इस बहादुरी की सज़ा अब तुम्हारे छोड़ देने के बाद मेरी भाभियाँ वक्त वक्त से देती ही रहती है। क्या होता जो मैं सुरखरू हो जाती अपनी भाभियों के आगे, लेकिन नहीं, तुम बदनामी तो दे सकते हो, मोहब्बत ही नहीं दे सकते। उसकी सोच अंधेरे में भटकती जा रही थी। हया, जरा एक गिलास पानी तो दे दो। ड्राइंग रूम में आलिया भाभी ने अजीब अंदाज से झांकते हुए कहा और चल दी। ऐसा कौन आ गया जो मुझे पानी के लिए भेज रही है? उसने सोचा और 2 पट्टे की चप्पल अपने गोरे पांव में फंसा कर चली आई। सामने ही एक औरत बैठी थी। उसने सलाम किया और पानी का गिलास उसको थमा दिया। जीती रहो, उन्होंने इसका जायजा लेकर एक अंदाज से कहा। अरे हया, यह मेरी मामी है ताहिरा, इंदौर से आए हैं। और मामी, यह है मेरी नंद। थोड़ी देर बैठकर वह उठ गई और फिर जल्द ही उसे पता चला कि वह मामी साहिबा अपने इकलौते बेटे के लिए हया का हाथ मांगने आई थी। उनके घर किसी तरह चली गई और बकौल भाभी के भाई नवेद का दिल तो तुम्हारे ऊपर ऐसा आया कि अब वह किसी और से शादी करने को तैयार नहीं है। और वह खुद भी तो लाखों में एक है। गारमेंट फैक्ट्री का बिजनेस है, इंटर पास है तो क्या है, सूरत लाखों में एक है। और न जाने क्यों, कब और कैसे उसने अपनी जिंदगी का इतना फैसला अचानक ही कर लिया कि वह जो किसी को खातिर में नहीं लाती थी, अपना इतना बड़ा फैसला भाभी के हवाले कर दिया। और फिर अगले ही महीने की 20 तारीख को वह दुल्हन बनकर नवेद के घर आ गई। भाभियाँ तो अब तक हैरान ही थी कि यह ख्वाब है या हकीकत। अभी वह कमरे में ठीक तरह बैठ भी ना पाई थी कि दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई और दरवाज़ा खुला। एक बेढंगा आदमी आता हुआ बेड पर आ गया। उसने नजरें उठाई तो चीख निकलते निकलते रह गई। कुछ भी तो ना था उस बैठेंगे इंसान में। बड़ी बड़ी लाल आंखें जो शराब पीने की वजह से मतवाली हो रही थी, खिलता हुआ रंग, बीच का कद, हया एक कड़वा सा घूंट भर कर रह गई। वाह क्या हुस्न है, नवेद ने छिछोरेपन से कहते हुए एक डायमंड की अंगूठी हया की उंगली में पहना दी। सुबह उसकी आंख खुली तो सूरज काफी चढ़ चुका था। उसने अपने बराबर में देखा, नवेद कब के उठकर जा चुके थे। उसने अपने थके वजूद को समेटा और बाथरूम में घुस गई। शादी को 1 हफ्ता हो चला था। मामी ताहिरा तो बस ठीक ठाक रवैया अपनाए हुए थी, लेकिन नवेद रोज रात को शराब में धुत आते और सुबह ही सुबह ना जाने कहाँ गायब हो जाते। वह अगर परेशान होती भी तो क्यों, ये दुख तो खुद उसने अपने लिए खरीदा था। अगर वह चाहती तो कैप्टन आदिल रईस अहमद का प्रपोजल कबूल कर सकती थी, मगर उसने अपने लिए एक जहन्नुम को चुना। फिर किसको अपने जख्म दिखाती? भाई तो दोनों ही जोरों के गुलाम थे, जिन्होंने पलटकर एक बार भी ना देखा।
वह नहीं जाना चाहती थी, मगर चंद ही महीने बाद जब उसने अपने वजूद में एक नन्ही जान को परवरिश पाते हुए महसूस किया, तो वह मजबूरन मायके जाने पर तैयार हुई। उसके ससुराल में पहला बच्चा मायके में ही होता है। वह सामान पैक करके बैठी ही थी कि नवेद चले आए। उसने पीली पेंट, फिरोजी शर्ट, लाल जूते पहने, वह बिल्कुल ही जोकर लग रहे थे। चलो आप पहले तैयार हो जाएं, हया ने झिझकते हुए कहा। अरे वाह, तैयार ही तो हूँ, कल शाम को ही लाया हूँ यह नए कपड़े। नवेद ने एक गहरी नज़र से अपना जायजा लिया। घर आकर भी वह चुप चुप सी रही। अलबत्ता भाभी पहले की बजाय उसकी खूब आओ भगत कर रही थी। ये दिखाओ ना, अरे ये कपड़ा तुम ले लो, तुम पर सजेगा, अरे गुड़िया सी नंद है हमारी, खुदा बुरी नज़र से बचाए रखें। ज़किया भाभी की बात पर उसने भीगी आंखों से सामने लगे बड़े आईने में देखा। बड़ी बड़ी आंखों की चमक मंद पड़ चुकी थी। हर वक्त के गम से फूलों सा चेहरा सरसों की तरह पीला पड़ गया था। एक दिन अचानक खबर आई कि नवेद ने दूसरी शादी कर ली है। सब लोग उसके सामने शर्म से सर झुकाए खड़े थे, और न जाने कहां से, किस जज्बे से एक आंसू का गर्म कतरा उसकी आंखों से गिरकर जमीन में जज़ब हो गया। खबर के साथ एक खत भी आया था। लिखा था, अगर तुम बानो के साथ रहना पसंद करोगी तो ठीक है, वरना दूसरी सूरत में तुम्हें तलाक लेनी पड़ेगी। दोनों शर्तों में से एक बात माननी पड़ेगी। आजम भाई और नाजिम भाई के सर पर तो खून ही सवार हो गया था। शायद जिंदगी में पहली बार उनके खून ने जोश मारा था। तभी तो उन्होंने अपनी अपनी राइफल निकाल दी थी, और तभी वह उनके आगे ढाल बनाकर खड़ी हो गई। नहीं आजम भाई, खुदा के लिए होश में आए। मेरा नहीं तो मेरे आने वाले बच्चे का सोचिए। वो जैसा भी सही मेरे बच्चे का बाप है। मैं जब उसके साथ बंध चुकी हूँ तो उसे अपना मुकद्दर समझकर सह लूंगी, मगर अपने इस बच्चे को दर दर की ठोकर ना खाने दूंगी। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। उसने दीवार का सहारा लिया और फिर उसे कुछ होश ना रहा। उसे होश आया तो वह अस्पताल के साफ बेड पर थी। मुबारक हो हया, खुदा ने तुम्हें बहुत प्यारा बेटा दिया है, आलिया भाभी ने गोल मटोल बच्चे को उसके पास लिटाते हुए कहा। तो उसने बेख्तियार ही अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया, और कई तरह के सवाल थे जो उसकी आंखों में तड़प रहे थे। तुम्हारे ससुराल से कोई नहीं आया? हालांकि मैंने खबर भेज दी थी कि बेटा हुआ है, ना जाने फिर भी क्यों उन्होंने नज़र झुका ली। खैर ये तो बताओ कि तुम अपने बेटे का नाम क्या रखोगी? भाभी नाम तो बाप रखते हैं, लेकिन नवेद तो अभी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ही। उसने जल्दी जल्दी अपनी बात बदल दी। वैसे कोई बात नहीं भाभी, मैं इसका नाम नवेद से पूछकर ही रख लूंगी। जख्मी मुस्कुराहट के साथ उस वक्त आलिया भाभी के दिल में समा गई। कितनी अजीम लड़की है, न अपने पति को बुरा कहती है, ना बुरा सुनती है। उसका बेटा 1 महीने का हो गया था। मगर ससुराल से कोई खबर नहीं आई थी। वह रोज अंगारों पर लौटती, रोज उसके कान दरवाजे की दस्तक का इंतजार करते, मगर मायूस आंखें थक जाती। अंगारे आग की शक्ल में बदल गए थे। उस दिन भी वह अपने बच्चे के लिए कुछ चीज खरीदने बाजार गई कि अचानक ही अली से सामना हो गया। इससे पहले कि वह बचकर निकल जाती, वह सामने आकर खड़ा हुआ। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं रह चुके? क्या हम जुदा नहीं हो गए थे? हया ने उल्टा सवाल किया। हया, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना सूनी है। मेरी बीवी राहिला तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुमसे सेकंड शतक? उसने आह भरते हुए कहा। मुझे तुम्हारे हालात का सब कुछ पता है। यह ना पूछो कैसे, बस ये बताओ कि क्या तुम अपने पति से अलग होकर मुझसे? अली, तुम्हें क्या हक है मेरे निजी मामले में दखल देने का? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। चले जाओ यहाँ से तुम, उसने तेज आवाज में कहा। मैं परसों हमेशा हमेशा के लिए राहिला को छोड़कर 1 हफ्ते के अंदर अमेरिका जा रहा हूँ। तुम अभी फैसला कर सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। वह कह रहा था
और हया का खून खौल रहा था। आप इस खुशफहमी में हरगिज़ ना रहिएगा अली कि मैं आपके पास लौटूंगी। दुनिया की हर एक खुशी मेरे कदमों में ढेर करने का वादा तो आपने कुछ सालों पहले भी किया था। और फिर मुझे क्या मिला? आप पर अंधा भरोसा करके रुस्वाई, बदनामी और जिंदगी की थकान। मुझे धोखेबाज और फ्लर्ट लोगों से बेहद नफरत है। आप आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिए। हया ने उसे वार्निंग देते हुए जल्दी से आगे कदम बढ़ाए। प्लीज हया, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, अली कह रहा था। अच्छा, अभी तक तो बड़े यश से जी रहे हो। अच्छा, ऐसा करो कि जब मर जाओ तो आना, फिर सोचूंगी तुम्हारे बारे में। उसने बड़ी अदा से कहा। तुम इतनी बेरहम कैसे हो गई हया? ये तुम पूछ रहे हो कि मैं इतनी बेरहम कैसे बनी? तुम्हारा यही रवैया है कि जब औरत खुद टूटकर तुम्हारी झोली में आ गिरती है तो तुम अपना दामन झटक कर आगे बढ़ जाते हो और यह भी नहीं सोचते कि गिरने वाले का क्या हश्र होगा। वह किसके कदमों तले रौंदा गया था, दबकर मर गया। और जब तुम्हें अपने अकेलेपन का ख्याल आता है तो तुम पलटकर उस गिरी हुई चीज को भी उठा लेने में नहीं हिचकिचाते। आइंदा मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहती, चाहे तुम यहाँ रहो या मुल्क से बाहर। घर आकर वह उलझी उलझी रही, फिर अपना सामान बांधने बैठ गई। अरे हया, तुम कहाँ जा रही हो? भाभी ने हैरत से पूछा। मैं अपने घर जा रही हूँ, उसने कहा। अपने बेटे को गोद में लिया और बाहर निकल गई। सबके लाख रोकने पर भी वह घर से बाहर चली गई। वहां पहुंचकर अजीब परेशानी में पड़ गई। घर में दाखिल हो कि ना हो, आखिर तमाम हिम्मत जमा करके वह अंदर दाखिल हो ही गई। सामने ही उसके खूबसूरत बेडरूम में और अन सितारों वाली साड़ी में भद्दा सा मेकअप के एक औरत बैठी थी। उसका खून खोल गया। उसने अपने कमरे में दाखिल होते ही आदिल को बेड पर लिटाया और खुद सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। तुम हया हो? सामने बैठी औरत ने पूछा। क्यों, आपको ऐतराज है क्या? उसने फौरन कहा। मैं मिसिस नवेद बानो हूँ। उसने अपने पीले दांत निकाले। जानती हूँ, आप नवेद की दूसरी बीवी है, हया ने रोते हुए आदिल के मुंह से फीड लगाते हुए कहा। हया, तुम कब आए? सामने नवेद हैरत ज़दा खड़ा था। अभी आए हूँ, हया ने अपनी नाराजगी छुपाते हुए कहा। क्यों आए हो, जबकि मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता, नवेद ने तेज लहजे में कहा। तो वह खून का घूंट पीकर रह गई। इतनी बेइज्जती, वह भी एक गैर औरत के सामने। आंसू के कई कतरे आंख पर ठहर गए। यह आपका बेटा है नवेद, कुछ तो ख्याल करो। बेशर्म बेहया इश्क तो करती है अली से, और जब यार से दिल भर जाता है तो मुझ जैसे शरीफ बंदे को शादी के नाम पर फंसा लेती है। वह तो भला हो अली का कि उसने आकर मुझे सब बता दिया कि तू मुझसे तलाक चाहती है और उससे शादी करना चाहती है, वरना तूने तो मुझे हर लम्हे धोखे में रखना था। और यह पिलला, उसने आदिल को एक ठोकर मारी। मुझे क्या पता किसका है। शट अप नवेद अहमद, बंद करो अपनी यह बकवास। मैं अपने पाक करैक्टर पर और ज़्यादा तुम्हारे घटिया अल्फाज नहीं गिरने दूंगी। तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं खुद तुम्हारे जैसे गिरे हुए और नीचे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करती। उसने नफरत से नवेद और तंज से मुस्कुराती बानों पर एक नज़र डाली और अपने बेटे को उठाकर बाहर निकल गई। जिंदगी अचानक ही बोझ लगने लगी थी। अली, ये तुमने क्या किया? मैंने जब उस गवार इंसान के साथ समझौता कर लिया था तो तुमने मेरे चमन में आग क्यों लगा दी? तुमने मुझे बिल्कुल ही बर्बाद कर डाला। बता, मेरा कसूर क्या था? यही ना कि मैंने इस समाज में रहकर मोहब्बत की थी, और ऐसे शख्स से जो मुझे बर्बादी के सिवा कुछ ना दे सका। अब मुझे जीना भी है तो इस नन्ही सी जान के लिए जिसने अभी होश भी नहीं संभाला और इसका बाप इससे छिन गया। कितना बदनसीब है यह मेरा बेटा। कई आंसू नन्हे आदिल पर गिर गए तो वह अपनी आंखें खोलकर अपनी मां को देखने लगा, जो तन्हा मुसाफिर बनकर रह गई थी। और हया को लगा कि जैसे उसका नन्हा बेटा कह रहा हो, मां, तुम मेरे लिए जीना।